हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास साइंस का पेपर आने वाला है। तो उसके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 16 आपके एमसीक्यू आते हैं, बाकी के 4 जो है वो असर्शन रीजन आते हैं। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लास्ट मिनट जो है वो रिवाइज वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्स में आते हैं और आ सकते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए किस तरह पैटर्न इसी तरह आएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है आपका। तो निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो इसका जो ऑप्शन है, बुझे चूने का निर्माण, वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन, अमोनिया क्लोराइड का जल में घुलना और हमारे शरीर में भोजन का पचना। तो इसमें ऊष्मा कहाँ से निकलती है? तो ये हमारा आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि दी गई प्रायोगिक व्यवस्था में यदि प्रयोग को नीचे दिए गए प्रत्येक विलयन के साथ पृथक पृथक रूप से लिखा जाए तो जिस प्रकरण या प्रकरणों से बल्ब चमकेगा वह क्या है। तो बल्ब जो चमकता है, तो बल्ब चमकने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है। इसमें एक तो यह आता है तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत होती है और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो हमारा ऑप्शंस आ जाएगा सी, आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोगों का क्या होता है। संतुलित करने के लिए गुणकों x और y के मान को क्रमश में लिखिए। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये x है और ये y है। ये आजकल एग्जाम्स में बहुत कुछ आता है, ज़्यादा आपको दिमाग का यूज नहीं करना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ x पी बी के साथ x है, यहाँ पी बी के साथ क्या है 2 है। तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पी बी 2 है, तो यहाँ पर पी बी यहाँ भी 2 होना चाहिए था। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब y में देखिए n आपका, यहाँ n तो और कहीं नहीं है, n आपका यहाँ पर y है और यहाँ पर n कितना है, देखिए ये n आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर है n 2, तो यहाँ पर आ चुका है तो और 2 यहाँ से है, तो n आपका 4 है। तो यहाँ पर n जो है वो यानी कि y आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। तो जब भी आपका देखिए कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है वो सोडियम जो है वो जिकेट्स होता है, यानी कि आपका बी आपका ऑप्शन ठीक है इसका आंसर। तो इसका जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। तो इसका ऑप्शन जो मैंने भी पीछे करवाए हैं आपको हिंदी मीडियम में, पहले का सी आ जाएगा और दूसरे का भी जो क्वेश्चंस का आंसर देखिए, ये इसका दूसरे का आंसर आपका आ जाएगा, ये सी आएगा इसमें भी। और तीसरा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका आंसर जो है वो ए आएगा। मैंने बताया था इसके अंदर पी बी के साथ x है तो पी बी के साथ 2 है, तो x आपका 2 आ जाएगा और y जो है वो आपका 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट आपका ये बी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फोर्थ, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज, ये है सोडियम जिंकेट्स। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम घनत्व का धातु है। तो सबसे कम घनत्व किस धातु का होता है, वह है लिथियम का। लिथियम का घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत ही कम होती है। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम कोश में हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट के जो सेल्स होते हैं, तो उसमें कितने हो सकते हैं अगर वो अधातु है। देखिए अगर धातु होगी यानी कि मेटल, उसके लास्ट में होते हैं 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अधातु होंगी तो उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5, 6 और 7। और एक नोबल गैस होती है जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। तो इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस एक हीलियम जो फर्स्ट है आपका, उसके अंदर 2 होते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को अधातु के बारे में पूछा है, तो अधातु के लिए हो गया 5, 6, 7।
यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने कि इथाइन अणु में बनने में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए इथाइन का जो फार्मूला होता है C2H4 होता है आपका, C2H2 होता है, क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2 है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, ये इथाइन अणु में बनने में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, ये होती है 10 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 10 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधियों पेशियों में निम्नलिखित में किसके निकास पर उपस्थित होता है। तो ये आपका इसका आंसर है अमाशय और गुर्दा द्वार पर, यानी कि बी आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित आरेख में उस कोशिकाओं को पहचानिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैस का आदान प्रदान होता है। तो सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है इन जगहों पर, यहाँ सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है। तो इसका जो इस यहाँ नहीं होता, आदान प्रदान होता है आपका हाँ इसी जगह पर होता है। तो इसका ऑप्शंस आपका आ जाएगा बी ऑप्शंस। तो इसका जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस हैं, तो पहला दे रखा अमंग द फॉलोइंग द मेटल्स विद लोवेस्ट डेंसिटीज, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट डेंसिटी होती है लिथियम की। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ मेटल नॉन मेटल कैन बी। तो नॉन मेटल्स का हो सकता है 5, 6 एंड 7। मैंने बताया था मेटल्स में 1, 2, 3 होते हैं, नॉन मेटल में होता है 5, 6, 7 और 8 होता है जो नोबल गैसेज होती हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एथीन। एथीन के अंदर कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये स्फिंक्टर्स मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिस्ट ऑफ। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा स्टोमच एंड अर्नोस, यानी कि बी। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल थ्रू विच मॉसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका हमारा ऑप्शंस आपका जो है वो इसका बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है प्रबल व्यायाम करते समय व्यायामियों को बाहरी पेशियों के क्रैम्प आने का कारण है पायरुवेट्स की निम्नलिखित में से परिवर्तित होता है। यानी कि पायरुवेट्स जो है परिवर्तित होता है किसके अंदर होता है, वो चेंज हो जाता है लैक्टिक अम्ल के अंदर। ये आपका सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। तो एक लिंगी जो धारण करते हैं वो सरसों और गुड़हल होते हैं। नेक्स्ट रहता है जब एक्स गुणसूत्र को वहन करने वाला कोई शुक्राणु किसी अंड को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मज में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में कौन सा संयोजन होता है। तो संयोजन होता है 44 + XX। ये आपका ऑप्शंस ठीक है। अगर कोई बिंब किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी की प्रतिबिंब दूरी के कारण इस प्रक्रम के चिन्ह क्रमशः होते हैं। यानी कि इस तरह के इसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, ++ आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आए हुए हैं। अगला हमारे पास है 14 क्वेश्चन। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम किसी विद्युत परिपथ आरेख की अभिकल्पना करते हैं जिससे हम निम्नलिखित परिपथ अवयवों की व्याख्या में को दर्शाते हैं। इसमें हम यह पाते हैं कि यह उस परिपथ में प्रतिरोधक के सापेक्ष, तो एमीटर को श्रेणी की, वोल्टमीटर को पार्श्व में संयोजित करते हैं। यानी कि एमीटर को तो हम लोग सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल लगाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15। ये कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधी परिपथ में प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में होने वाले ऊष्माशय की मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसका 300% होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है आपका। तो पहला ये दे रखा है, इसका आपका आ जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, इसका सी आ जाएगा। और इसके अंदर जो है वो 11 का आंसर आ जाएगा आपका डी। और
12 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका ए। 13 का जो आंसर है आप लोगों का आ जाएगा डी, अभी मैंने पीछे हिंदी मीडियम में बता दिया था। और 14 का आ जाएगा आपका बी, और इसका जो है वो आपका आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दे रखा, आलेख में दर्शाए अनुसार कोई यह पॉजिट्रॉन किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्रवेश करता है तो इस पॉजिट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इसकी बल की दिशा होगी कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी पॉइंट आ जाएगा। अब ये चार आपको अभिकारक दे रखे हैं, यानी कि एसर्शंस और रीजन दे रखे हैं चारों के चारों। देखिए आप लोगों को दिया हुआ है 17, 18, 19 एंड 20। तो इसको आप लोगों को आंसर लिखने हैं और चार ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सोडियम ऑक्साइड पर उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आपको अभिकथन है, और कारण है धातु के वह ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये तो बिल्कुल ओके है जी आपका, मगर ये सोडियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आपका गलत है। जब आपका अभिकथन गलत हो और कारण सही हो तो उसका आंसर आता है आपका डी। तो ये डी आंसर इसका आपका ठीक आ गया। उसके बाद है जब कोई जीवाणु दो जीवाणुओं में विभाजित होता है और ये दोनों जीवाणु पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करते हैं तो ये लगभग समान होते हैं। तो इसका कारण है जनन प्रक्रिया में DNA प्रतिकृति बनाते समय अल्प त्रुटियां उत्पन्न करते हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, तो बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये भी आपका अभिकथन ठीक है और ये कारण भी ठीक है। तो जब अभिकथन ठीक है और इसका कारण भी ठीक है और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दोस्त बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता, और इसमें आ जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में संशोधन के लिए किसी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस अपने सामने स्थित बिंबों को वास्तविक के साथ साथ आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये देखिए इसके अंदर आप लोगों का ये आपका गलत है। ये तो ठीक है कि निकट दृष्टि दोष है तो हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते, बट यहाँ पर ये पूरा गलत है। तो यानी कि ए ठीक हो और आर गलत हो, इसका आंसर सी आता है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदन नहीं करती। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रतिच्छेदन बिल्कुल नहीं करती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होते हैं जिन्हें किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये भी ठीक है, बट इसका ना एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा, तो हमारा ये बी ऑप्शन आपका ठीक है। जो है आपके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं, तो ये 16 का आपका सी आ गया। इसी तरह ये MCQ दे रखे हैं आपको। MCQ में मैंने आपको बताए थे कि ये 16, 17, अभी इसमें 2 MCQ में अभी दिए नहीं है इसके अंदर। 17 का आंसर आपको क्या आ जाएगा? ये डी आ जाएगा, और 18 का आंसर आपका आ जाएगा ए। ये मैंने हिंदी में बता दिया था आपको। ओके।